मान के चलो आपने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया है, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो। तो ये जो अलार्म लगाना है ये प्लानिंग है आपकी। अब क्योंकि आप उठ नहीं पा रहे हो, इसलिए जो भी आप एक्शन लोगे ना, ये कंट्रोलिंग के अंडर में आया। तो जब भी हम प्लानिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, POLDC, तो वो चीज़ स्टार्ट होती है प्लानिंग से और एंड होती है कंट्रोलिंग पे। लेकिन क्या कंट्रोलिंग उसका एंड है? नो, कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो प्लानिंग पे ही बेस्ड होता है और ये चलता ही रहता है। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा, यहाँ पे प्लानिंग के साथ साथ डेफिनेटली कंट्रोलिंग पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता होगा। हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का, या फिर जितना भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कंट्रोलिंग को कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंडर में। और इसमें जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे आज के वीडियो में, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और लाइक भी करना। सो कंट्रोलिंग का डेफिनेशन देखो। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग बेसिकली आपको बताता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपको ये भी बताता है कि उसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग एंड करेक्टिंग एक्शंस, ये तीन स्टेप्स, ये मेजर तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन साथ में ही कभी कभी, क्योंकि हम लॉन्ग भी प्रिपेयर कर रहे हैं इसी के साथ में ही, तो फीचर्स को भी याद रखना आप लोग। ये फीचर्स आप खुद से भी बना सकते हो, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। पहला मैंने बताया कि जो कंट्रोलिंग है ये टोटली किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन प्लानिंग। तो ये आपका पहला हो गया, बेस्ड ऑन प्लानिंग। दूसरा ये है कि जो कंट्रोलिंग है ना, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड होता है। फिर आपका इट ऑल्सो हेल्प यू टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो ये मेन आपके चार फीचर्स हैं जिसे आप याद रखना। साथ में जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो उसमें आप और भी पॉइंट्स इजीली ऐड कर सकते हो। अब स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट की बात करें, कंट्रोलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखो सबसे पहले जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है ना, उसको सेट करना। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स टीम है, वो टारगेट पहले ही फिक्स करती है कि 10 लाख का टारगेट पर मंथ हमें अचीव करना है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगी? सिर्फ 8.5 लाख। अब नाउ वो कंपेयर करेगी कि हमने 10 लाख का टारगेट फिक्स किया था, अचीव हुआ सिर्फ 8.5 लाख का सेल्स, तो क्या डिफरेंस है? शॉर्टफॉल आया है, ठीक है। अब रीजंस क्या क्या है इसके? एनालाइजिंग डेविएशंस, क्यों डेविएट हुआ है हमारा टारगेट? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ब्रॉडली इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो रीजंस इसके हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हो सकता है क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो प्रोडक्ट की, इस वजह से भी सेल आपका शॉर्टेज हुआ है। एक्सटर्नल रीजन में हो सकता है कि डिमांड ही कम है मार्केट में, या कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं मार्केट में, ये भी रीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल रीजन है, इस पर कंट्रोल हो सकता है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, मोर प्रमोशंस करो, क्वालिटी पे ध्यान रखो, ठीक है। ये सारा कंट्रोलिंग के स्टेप है। सबसे पहले क्या है, याद रखना, पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करो, देन एक्चुअल जो भी आपका परफॉर्मेंस हुआ है ना, उसको मेजर करो, उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, डेविएशंस को एनालाइज करो, रीजंस देखो क्या क्या है डेविएशंस के, एंड देन करेक्टिव एक्शंस लो। इज इट क्लियर? अब कंट्रोलिंग करने के ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं। ये बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स बेसिकली आपका ह्यूमन बेस्ड ही है, ठीक है, पुरानी टेक्निक्स पे। अब यहाँ पे क्या है, मॉडर्न में क्या चीज़ें हैं? मॉडर्न में सॉफ्टवेयर वगैरह है, ये आपका मॉडर्न टेक्निक हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर के थ्रू जब भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें, तो वो मॉडर्न टेक्निक के अंडर में आया। अब अगर हम बताएं कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, उसमें सबसे पहले आपका है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट सुपरविजन। तो यहाँ पे जो भी मैनेजर है ना, वो डायरेक्ट सुपरवाइज करेगा जो भी काम हो रहा हो, और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लाइक मैनेजर जो है वो फैक्ट्री वर्कर को वॉच करता है, देखता है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फिर है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स के थ्रू कंपेयर करना। इजीली आप देख सकते हो कि मंथली सेल्स ग्राफ क्या है, उसको रिव्यू कर सकते हो। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या है पता है? ब्रेक इवन एनालिसिस अगर आप लोगों ने पहले भी, बहुत सारे बच्चों ने शायद सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो देख लो। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के थ्रू पता किया जाता है, BEP। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, या फिर ऐसे समझ लो कि जो TR और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होता है,
ठीक है। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होता है, लेकिन इसके साथ इसका कुछ फॉर्मूला भी है निकालने के लिए। देखोगे क्या फॉर्मूला है? अच्छा बताती हूँ, ठीक है। टीआर मतलब क्या है आपका, इससे आपको थोड़ा स्कोरिंग में हेल्प मिलेगा। ये जो जितना भी मैंने टेबल में बनाया है ना, आप इसको पैराग्राफ्स में या पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन कर लेना। टीआर की बात करें ना, तो टीआर आपका है सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना, जितने में सामान बिका है, जितना सामान बिका है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टीआर आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल कॉस्ट की बात करें तो आपको पता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के समेशन को ही टोटल कॉस्ट कहा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या, जो खर्चा लगभग होना ही है, प्रोडक्शन हो या ना हो। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है खर्चा, जैसे कि लेबर का खर्चा हो गया, रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्वांटिटी से, तो आपका आ जाएगा क्या, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब जो बीईपी है ना, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट है, ये बेसिकली यहाँ पे ये देखा जाता है कि आखिर हम कितना सामान बनाएं या कितना सामान बेचें जिससे हमारा एटलीस्ट फिक्स्ड कॉस्ट तो कवर हो ही जाए, एटलीस्ट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कैसे देंगे, हम फिक्स्ड कॉस्ट को उधर ही रखेंगे इसी तरफ, और एस पी इंटू क्यू माइनस वी सी इंटू क्यू, ये हम इधर ले आए, ठीक है। दोनों में क्यू कॉमन है, क्यू को बाहर रखो, एस पी माइनस वी सी डिवाइडेड बाय एफ सी, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। क्वांटिटी मैंने बताया ना कि क्वांटिटी क्या है, ब्रेक इवन आउटपुट या ब्रेक इवन क्वांटिटी, कितना आपको आउटपुट बनाना चाहिए या सेल करना चाहिए जिससे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट इधर है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय एस पी माइनस वी सी, ठीक है। ये टोटल फॉर्मूला होता है बीईपी निकालने का। तो इसी के थ्रू ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है और वो लेवल ऑफ सेल पता किया जाता है जिसके थ्रू आप कॉस्ट को कवर कर सको, ठीक है। बजटरी कंट्रोल, अब बजटरी कंट्रोल में क्या होता है, बेसिकली जितना भी आपने पहले बजट बनाया था ना, उसको देखो, मॉनिटर करो कि कितना आपका कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है। प्लानिंग के बाद पहले प्लानिंग करो कि कितना खर्चा आपको करना है, देन फिर मॉनिटर करो कि कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, एंड देन फिर कंट्रोल करो कहीं कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है। जैसे कि अगर टीम है ना, उसने ओवर स्पेंड कर दिया प्रमोशन पे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ प्लानिंग से ज़्यादा, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हमने क्या क्या देखा, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, आप थोड़ा डिटेल में लिख लेना इसको। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये तो मैंने आपको इसका इक्वेशन भी बता दिया है और सॉल्व करना भी बता दिया है। तो ये याद रखना क्या है इसका फॉर्मूला, बीईपी इक्वल्स टू एफ सी बाय एस पी माइनस वी सी। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप ये चीज़ें पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाओ। बजटरी कंट्रोल आपका है, उसमें भी हमने देख लिया कि प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड फिर कंट्रोल किया जाता है, क्लियर। अब अगर मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें कंट्रोलिंग की, तो उसमें पहला है आपका MIS। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है इसका फुल फॉर्म, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया जाता है मैनेजमेंट को क्विक डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि डेली डैशबोर्ड है जहाँ पे कंप्लेंट शो होगा। एक और एग्जांपल सुनोगे, सुनो, बहुत सारी ऑफिसेज में क्या होता है ना, बायोमेट्रिक लगाया जाता है, जहाँ पे आप थंब इम्प्रेशन के थ्रू अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि 10 बजे का टाइमिंग है, हो सकता है कोई 10:30 बजे आता हो, कोई 10:15 बजे आता हो। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए मैनुअल ना करके यहाँ पे मशीन के थ्रू, यानी कि बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस अटेंडेंस को रिकॉर्ड करते हुए HR जो है डेली का देखेगी कि लोग टाइम पे आ रहे हैं, अगर टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो कितना लेट आ रहे हैं, अगर लेट आ रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या एक्शंस लेना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यहाँ पे रियल टाइम डेटा क्विक डिसीजन लेने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका दूसरा टेक्निक है, किस चीज़ को, कंट्रोल को करने के लिए। अब आप सोचोगे कि मैम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, हमें उसमें कितना परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है, इसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड है, जितना हमने किया था उतना ही हमें मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, आपको रिटर्न हो रहा है 12,000, ठीक है, तो कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है अगर परसेंटेज के फॉर्म में बताएं तो 10,000, तो इसमें आपने इन्वेस्ट ही किया है, 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितना आपने इन्वेस्ट किया था, 10,000 रुपये इंटू 100, कितना आएगा, 20%। तो रिटर्न जो है आपका वो 20% है।
इसके थ्रू आप प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट में आपका कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, ठीक है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये भी अगेन कंट्रोलिंग करने का एक तरीका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हर एक जो डिपार्टमेंट है, हमने डिपार्टमेंटेशन में पढ़ा था ना, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है, जैसे एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया। अब हर एक डिपार्टमेंट में बांटने के बाद इनको कहा गया कि इसके जितने भी मैनेजर्स हैं ना, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि भाई अपने टीम का काम अब आप देखोगे, अपने डिपार्टमेंट का काम आप देखोगे, इसमें जितना भी खर्चा आ रहा है, जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेक इंडिविजुअल मैनेजर्स अकाउंटेबल, ठीक है। जैसे कि सेल्स जो हेड है रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ का है के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स जोन के रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में अगर आपके ये शॉर्ट नोट्स आ जाता है तो याद रखना है, मैंने क्या बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, पहले डिपार्टमेंटेशन के थ्रू जब डिपार्टमेंट्स बांट लिया जाता है तो हर एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उस डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर होगा, हेड होगा, वो अकाउंटेबल होगा अपने डिपार्टमेंट में जितना भी उसका काम हुआ है उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाते हैं, क्या चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है। अब इसमें ना 3 सेंटर्स याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए आपका, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड रेवेन्यू सेंटर, ठीक है। रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर में कौन सा डिपार्टमेंट कॉस्ट के लिए जिम्मेदार है, बताओ जल्दी से, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में ज्यादा सिर्फ खर्चा ही होता है, इनकम कम होती है इसकी, तो कॉस्ट सेंटर के लिए एचआर डिपार्टमेंट का एग्जांपल याद रखना। प्रॉफिट सेंटर, ये वो डिपार्टमेंट हो वो जो बताएगा या रिपोर्ट करेगा, वो वहाँ के प्रॉफिट के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो सपोज कोई ब्रांच ऑफिस है किसी ऑफिस का, तो वो इसके अंडर में आया, ठीक है। रेवेन्यू सेंटर में क्या आया, रेवेन्यू सेंटर में आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज मत होना, रेवेन्यू प्रॉफिट में डिफरेंस है। रेवेन्यू मतलब टोटल आपका जो इनकम होता है या आमदनी होती है उसे रेवेन्यू कहा जाता है। प्रॉफिट किसे कहा जाता है, जब रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं फिर प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब अगर रेवेन्यू सेंटर्स की बात करें तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है, सेल्स डिपार्टमेंट, है ना। सेल्स डिपार्टमेंट में भी सामान बिकेगा, रेवेन्यू होगी, पैसा आएगा, तो रेवेन्यू सेंटर्स हुआ, इसको हैंडल करने का काम इसको मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर्स बांट के कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर के थ्रू में कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस कैटेगरी में है और कितना काम कर रहा है, कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। उस डिपार्टमेंट का मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। नाउ मूविंग टू TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये है आपका बेसिकली बताता है कि जितने भी एरियाज है ना या फिर पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो बेसिकली क्वालिटी फोकस्ड होगा, मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ही काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन फोकस पॉइंट होता है या जो मेन पार्टी है या मेन पार्टिसिपेंट है जिसको हमें फॉलो करना है, इसकी चॉइस को फॉलो करना है, वो है कस्टमर। कस्टमर इज द सुप्रीम इन TQM, ठीक है। तो क्वालिटी का मतलब वही है जो कस्टमर डिमांड करता है, जो कस्टमर को चाहिए, ना कि प्रोडक्ट का फीचर। इज इट क्लियर? कस्टमर क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, वो है क्वालिटी, ना ही प्रोडक्ट का फीचर क्वालिटी, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन क्वालिटी कंट्रोल, जितने भी एम्प्लॉयज है ना उनका इन्वॉल्वमेंट होगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल को या फिर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। सपोज आपका बिस्किट बनता है किसी फैक्ट्री में, तो बिस्किट के बनने से लेकर रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के उसके पैकेजिंग तक हर एक प्रोसेस पे हर एक स्टेप पे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोसेस नॉट जस्ट रिजल्ट, हर एक स्टेप को हमें प्रोसेस को फोकस करना है रिजल्ट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। एक बहुत ही फेमस एक कैज़न प्रैक्टिसेस है जो कि जापान में फॉलो होती है, जहाँ पे कहा गया है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के हम बड़ी अचीवमेंट किसी चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो किया जाता है, हर एक स्टेप को फॉलो किया जाता है, हर एक स्टेप में क्वालिटी को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है सो दैट एंड रिजल्ट हमारा बेस्ट हो, ठीक है। देन उसके बाद एक MIS का मैंने ब्रीफ में इसीलिए ऐड कर लिया है क्योंकि हो सकता है शॉर्ट नोट्स आ जाए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लिख लेना और इसका शॉर्ट नोट बना के लिख भी लेना आप लोग। क्या बताया था मैंने, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपका बेसिकली सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके अंडर में सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है कंपोनेंट जैसा
और जिसके थ्रू जितना भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है ना वो डिसीजन मेकर्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो MIS में क्या क्या चीज़ें आई? MIS का मतलब हमेशा लोग समझते सिर्फ सॉफ्टवेयर, नो, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं आया। सॉफ्टवेयर एक इसका सिर्फ पार्ट है। सॉफ्टवेयर आया, पीपल आए जो डिसीजन लेंगे, इसके जो ट्रांसफ़र करेंगे डिसीजंस को, डेटा जितना रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो, कंप्यूटर्स या फिर हार्डवेयर, ये सारा ही MIS का पार्ट है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था ना स्टाफ अटेंडेंस का, स्टाफ अटेंडेंस है MIS में, उसका क्या रोल है? रिकॉर्ड डेली अटेंडेंस। ठीक है, बायोमेट्रिक के थ्रू रिकॉर्ड होगा, जो भी डेटा है ना वो एक्सेल में आपका स्टोर होगा, यहाँ से इनपुट आया, फिर मंथली रिपोर्ट बनेगा, इश्यूज जो भी है उसे हाईलाइट किया जाएगा और अलर्ट सेंड किया जाएगा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो HR मैनेजर को हेल्प करेगा ये किस काम के लिए? सैलरी को डिडक्ट करने के लिए और साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, दो चीज़ों के लिए ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपका कंट्रोलिंग भी जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। अगर आपके सिलेबस में कुछ और एक्स्ट्रा है तो वो पॉइंट्स को नीचे कवर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।